कुमार आर्या GRV इंटर कॉलेज राठ से। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पूर्व हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा है जिसमें परमेय अपरमेय संख्याओं के साथ साथ में उसमें सम विषम संख्याओं इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक है उसमें हमने परमेय संख्याओं को लिया है। परमेय संख्याओं को दो प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है दशमलव रूप में। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जिसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जिसमें भाग देने पर एक समय के पश्चात शेषफल शून्य हो जाता है उसे हम शांत दशमलव प्रसार संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 1/2, 1/5, 2/5 इत्यादि। अब परमेय संख्या तो पहले ही आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q ≠ 0 होता है और हमें पता है P और Q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। अब आता है मेन अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? इसमें भाग देने पर भागफल शून्य नहीं होता है लेकिन एक दशमलव के बाद या कुछ अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे कि अगर आप देखिए, अगर हमने 1/3 लिखा है इसका आंसर आएगा 0.3333। ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं। 3 का भाग अगर हम 1 में देते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 लिखेंगे, 0 आएगा, फिर से 3 त्रिका 9, यहाँ से फिर 1 आएगा। इस प्रकार ये हमारा चलता ही रहेगा। तो ये जो हमारा भागफल आएगा वो हर हमेशा अंक की पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि अगर 1/3 लिखा तो आपने लिखा था 0.3333। ये तो लिख ही सकते हैं लेकिन साथ साथ आप इसको 0.3 पर बार चढ़ा सकते हैं या आप इसी को 0.3 के ऊपर भी पॉइंट लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 3/11। अगर हम 3/11 लिखते हैं तो इसको आप जब भाग करेंगे तो 0.272727 इस प्रकार आता रहेगा। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, 0.27 पर बार लगा देंगे या फिर हम इसको लिख पाएंगे 0.27। दोनों ही अंकों पर पॉइंट लगाएंगे अर्थात दोनों ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार अगर हम 1/7 को लिखेंगे तो आएगा 0.142857। फिर से यही आएगा 142857। ये लगातार चलता रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं 0.142857 पर आप क्या कर देंगे, बार लगा देंगे या फिर आप इसको 0.142857 प्रथम अंक और लास्ट के अंक में पॉइंट लगाएंगे ऊपर ताकि ये पूरे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दशमलव के तुरंत बाद ही पुनरावृत्ति हो जाए। आप कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपके पास कहीं ऐसा आ जाएगा 0.1, फिर इसके बाद यहाँ पर 25 ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ अंक की पुनरावृत्ति ना हो लेकिन बकाया अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.125 के ऊपर ही पा जाएंगे। तो ये हम बात कर रहे थे परमेय संख्याओं के दो भागों के बारे में। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरमेय संख्या कहलाती है। अब अपरमेय संख्याओं की कंडीशन क्या रहती है कि जो अपरमेय संख्याएं होती हैं दशमलव प्रसार करने पर वो अशांत होती हैं लेकिन अनावर्ती होती हैं। अनावर्ती के बाद उसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात वो भागफल चलता ही जाएगा, कभी उसकी समाप्ति ही नहीं हो पाएगी, शेषफल भी शून्य नहीं होगा और यहाँ पर भागफल जो आ रहा उस अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए हम इसको कह देते हैं अनावर्ती। क्लियर है? अब इसकी जैसे कंडीशन आती है अपरमेय संख्याओं में, जैसे कोई आपका √2 लिखा है, √3 लिखा है, अगर हमारे पास √7 लिखा है, √5 लिखा है, ये सब हमारी क्या है, अपरमेय संख्या। बाई चांस अगर कहीं पर √4 आ जाए तो रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि रूट जिनमें चढ़ा है तो अपरमेय होगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये फिर अपरमेय नहीं है ये वाली संख्या, तो फिर हमारी परमेय बन जाएगी। अगर कहीं पर बाई चांस हमने कह दिया घनमूल 8, ये घनमूल 8 आपकी अपरमेय नहीं है, परमेय है। क्यों? क्योंकि घनमूल 8 लिखा हुआ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। तो अतः ये हमारी संख्या कैसी बन जाएगी, परमेय बन जाएगी। लेकिन अगर कहीं पर घनमूल 7 लिखा है, अब 7 का घनमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या ही कहलाएगी।
इतनी बात कंडीशन समझ में आ रही हो। और एक आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो पाई है वो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्याओं की कुछ कंडीशन आती हैं। अपरमेय संख्याओं में आपको याद रखना है कि दो संख्याओं के बीच में अर्थात दो अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। अगली कंडीशन आती है यदि कोई एक धन पूर्णांक है और अगर उसका पूर्णतः वर्गमूल हो जाए तो हमारी अपरमेय ना होकर परमेय होगी। जैसे कि हमने आपको ये बताया था √4 वाली कहानी और घनमूल 8 वाली, तो ये अपरमेय ना होकर क्या है, परमेय संख्या कहलाती है। अगला आता है कि यदि कोई हमारे पास अपरमेय संख्या और एक कोई परमेय संख्या है, जैसे परमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, अगर इन दोनों को घटाया जाए और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए या इसमें डिवाइडेशन किया जाए, जोड़ना हुआ घटाना हुआ, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या अगर दो, ये रेशनल नंबर कहलाता है, ये रेशनल नंबर कहलाता है। अगर इनको जोड़ा जाए, इनको घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हर हमेशा हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात हमें इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी, रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। मतलब ये इतना शक्तिशाली है कि परमेय को अपरमेय ही बना देता है, ऐसा समझ सकते हैं। अब कंडीशन आती है कि अगर अपरमेय संख्या का हम व्युत्क्रम कर देते हैं तब भी उससे हमें क्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और ये आवश्यक नहीं है कि अगर हम अपरमेय संख्या हो और उनको अगर हम गुणा करें, अपरमेय का अपरमेय से ही अगर गुणा करें तो आवश्यक नहीं है कि अपरमेय ही प्राप्त हो, या अपरमेय से भाग दिया जाए तब भी अपरमेय प्राप्त हो, ये भी आवश्यक नहीं है, परमेय भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने √2 लिया मल्टीप्लाई √2 लिया, यह भी अपरमेय संख्या है और ये भी क्या है, अपरमेय संख्या, लेकिन अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा जो कि एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाई √2, कैंसल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अतः ये हमारी कैसी संख्या है, परमेय संख्या। ये बात क्लियर हो रही है आपको। अब आता है अत्रिभाज्य संख्या। त्रिभाज्य मतलब जिसके 3 भाग होंगे। तो अत्रिभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो वे संख्याएं या वे 3 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, वे 3 संख्याएं या वे 3 संख्याओं का समूह जिनका मासा 1 होता है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो हमारी कहलाती है अत्रिभाज्य संख्या। जैसे 7, 9, 8, अगर आप इसका HCF ज्ञात करेंगे तो HCF ज्ञात करने से 1 आएगा, तो अतः ये कौन सी है, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी के साथ अगर और भी कोई संख्या आप कितनी बना सकते हैं, जैसे ले लिया 3, 5, 7 भी ले सकते हैं, 2, 3, 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका HCF 1 ही होगा। आप HCF निकालना जानते हैं, आगे भी पढ़ाया जाएगा। 2 × 1 लिखेंगे इसको, 3 को आप 3 × 1 लिखेंगे, 8 को आप 2 × 1 लिखेंगे। HCF कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मासा। शॉर्टकट में समझने के लिए हम ऐसे भी संधि विच्छेद का मासा, मा माने मिलने वाली, सा माने संख्या, हो गया मासा। तो इसमें मिल क्या रहा है, 1, 1, 1, अतः इसका HCF क्या होगा। अब बेटा बात करते हैं हम लोग ऐसे टॉपिक की, इसी से रिलेटेड बेसिक में ही, कि अभाज्य संख्याओं की जांच करना है। क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा समस्या आती है कि ये किस से भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 10, इसकी समस्या आती है। तो अभाज्य संख्याओं की जांच करने के लिए क्या करना है कि यदि p एक कोई प्राकृतिक संख्या है, p हमें कोई एक नेचुरल नंबर दिया गया है और n एक कोई पूर्णांक ले लिया हम लोगों ने, वो भी धन पूर्णांक लेना है, तो आपको कंडीशन देखना है कि जो n² का मान होगा वो बड़ा या बराबर हो जाए किससे, p से। तो ये हमारा अभाज्य के लिए कंडीशन, या किससे विभाजित होगा इसके लिए पता कर सकते हैं। जैसे बाय एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 161, ये संख्या है 161। अब ये चेक करना है किससे विभाजित करना है। अब 161 देखना है तो किसके समथिंग आ रहा है, ये n²। अगर आपने देखिए 10 का वर्ग किया तो 100 हो गया, 11 का वर्ग किया तो 121 हो गया, 12 का वर्ग किया तो 144 हो गया, और अगर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो गया। अब हमें इससे ज्यादा नहीं लेना, क्यों, क्योंकि 161 है और हमारा तात्पर्य था कि n² की जो वैल्यू होना चाहिए वो या बड़ी हो या फिर बराबर हो किससे, जो नेचुरल नंबर आपको दिया गया उसके बड़ी हो या उससे बराबर हो। तो 169 तो अधिक हो गया, बस इतने में ही छोड़ देंगे। अर्थात हमारे पास ये जो वर्ग हुआ वो किसका प्राप्त हुआ, 13 का वर्ग हुआ।
अब हमें ये क्लियर पता चल गया ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से छोटी संख्याओं से कटेंगे। अर्थात वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हमें ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं ये 17 से कट रही हो सकता है 21 से कट रही हो सकता है 23 से कट रही हो। हमारा ये टारगेट मिल गया कि हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो कितना 13 है, 13 या 13 से छोटी संख्याओं से ही कटेगा। अब चेक कर लीजिए, अभी हम विभाज्यता के नियम बताएंगे कि 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम। तो हम आपके लिए आसानी से देखिए बता दें कि अगर 2 से नहीं कटेगा ये सीधे 7 से कटेगा। चेक कर लीजिए, 7 का भाग कर दिया आपने 161 में, तो ये आएगा 7 दूनी 14, बचेगा 2 और ये 7 तिया 21, अर्थात ये किससे कट गया, 7 से कट गया। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आप सर ने सीधे ही 7 से क्यों काट दिया, अभी हम आपको नियम बताएंगे 2 से कब करता है, 3 से कब करता है, 4 से कब करता है इत्यादि। ये बात क्लियर हो गई। अब आता है हमारे पास जातीय मान, जिसको बोलते हैं हम लोग फेज वैल्यू। जातीय मान कहलाता है किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है, वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे हमारे पास है 4, 5, 6, 3, 9, अगर हम कहते हैं 3 का जातीय मान, तो जो 3 का जातीय मान होगा वो 3 ही रहेगा। अगर हमने कह दिया 5 का जातीय मान, तो 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 का जातीय मान क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो उसका स्वयं का जो वैल्यू होता है वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। अब आता है स्थानीय मान। ये नॉर्मली हमारे प्यारे बच्चे सभी लोग पढ़ चुके होंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या कहलाता है, आप नॉर्मली जानते निकालना है स्थानीय मान। जैसे हमारे पास यही संख्या ले लिया हमने 4, 5, 6, 3, 9, तो 9 का स्थानीय मान क्या होता है, 9 × 1 9 ही रहता है। 3 का रहेगा 3 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। उतना ही जीरो बढ़ता जाएगा जितना अंक आगे की ओर बढ़ेगा। 6 × 100 मतलब 600। इस प्रकार आप सभी का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। सब लोग जानते हैं आरोही क्रम जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम जो घटता हुआ क्रम होता है। विभाज्य के नियम, जैसे हमने पीछे बताया था आपको, अगर हमें 2 से विभाज्य का चेक करना है कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आपको याद रखना है इकाई का जो अंक होना चाहिए वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। इकाई का जो अंक हो वो 2 से विभाज्य हो, तो वो समझ लीजिए संख्या 2 से हमारी कट जाएगी। कोई भी संख्या ले लो, कितनी बड़ी, 3, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 3, 2। अब हमें तो केवल इससे मतलब है, लास्ट में क्या मिला, हमें 2 मिला है, जो 2 से डिवाइडेड है, अर्थात ये हमारी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। हमने लिख दिया 3, 5, 6, 3 और यहाँ पर लिख दिया 8। तो हमें तो 8 को देखना है, 8 किससे कट रहा है, 2 से डिवाइडेड है, इसलिए हमारी ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। कोई भी बड़ी संख्या हो, केवल हमें किसको देखना है, इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई का अंक हमारा 2 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः कट जाएगी। अब बात करते हैं 4 से विभाज्य, सेम टू सेम है। अब वहां पर हम क्या करेंगे, दहाई और इकाई से मिलकर जो संख्या बनती है वो 4 से कटनी चाहिए। वो किससे कटना चाहिए, 4 से। अब जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण हमने ले लिए हैं। जैसे हमारे पास ये नॉर्मल है 3, 2, 6, 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया है 12। अब ये हमें तो लास्ट के 2 अंक देखना, बस 12 लिखा है, अतः ये 4 से डिवाइडेड है। आपने लिख दिया 5, 6, 7, 3, 2, 8 और यहाँ पर लिख दिया 16। तो 16 किससे डिवाइडेड है, 4 से डिवाइडेड है, अर्थात ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। हम लिख सकते हैं इसमें 2, 5, 3, 7, 2। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य की नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 से एक बार कटेगा, बचेगा 3 यहाँ से और 4, 8, 32, अर्थात 4 से काटने पर 18 बार कट रही है, अर्थात ये पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य में आपको क्या करना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा भी शामिल कर देना है। सैकड़ा संख्या हो जाएगी और दहाई का जो अंक हो जाएगा और जो इकाई का अंक हो जाएगा, तीनों को मिलाकर जो संख्या मिलेगी वो किससे कटनी चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात वो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। जैसे 2, 5, 2, 8, 1, 6। आपको तो इन 3 अंकों को देखना है। ये अगर डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्या, इतना जो 3 अंक है 8 से डिवाइड है, अर्थात पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। और भी उदाहरण बना सकते हैं 2, 5, 7, 9, 6, 3, 2, 8, 7, 2। ये सब हमारे किससे, 8 से डिवाइडेड का नियम हो गया।
अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण, जो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है 3 से डिवाइड का नियम, 3 से विभाज्य। जो 3 से विभाज्य का नियम है उसमें क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का जो योग हो वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। कोई सा उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमने बना लिया है 7 3 2 3। अब आप क्या करेंगे, मौखिक चेक कर लेना 3 से डिवाइड है कि नहीं। आपने किया 7 3 10 2 12 और 12 और 3 मिलकर हो गया 15। 15 आया इसका टोटल और 15 3 से कट जाता, अर्थात ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। और देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया है 9 6 3 5 1। इनका योग करिए, 9 6 15, 15 3 18, 18 और 5 23 और 1 24। 24 टोटल आया जो कि हमारा 3 से विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। और भी आप बना लीजिए, जैसे हमने ले लिया 6 7 8 2 3 2 1 1। इनका टोटल कर दीजिएगा, इनका टोटल भी आपका किससे कट जाना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। सेम टू सेम जैसे आपने 3 से विभाज्य का नियम पढ़ा वैसे ही आपका होता है 9 से विभाज्य का नियम। बस 9 से विभाज्य में क्या होना चाहिए कि जो अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का जो योग होगा वो किससे विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। ये 9 से विभाज्य का नियम हो जाएगा। जैसे हमने इसके लिए संख्या ले रखी है 3 2 5 6 7 4। आप ऐड कर लीजिए इनको, 3 2 5 5 10 10 6 16 और 16 6 23 और 23 और 4 27। 27 बटे 9, 9 3 27, अर्थात ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। और भी बना दे रहे हैं 3 2 5 6 2। आप लिखेंगे यहाँ पे देखो 3 2 5 5 5 10 6 16 16 2 18, 18 बटे 9, अर्थात ये पूर्णतः कट गई है, ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आप और बना लीजिएगा 6 3 2 1 5 1। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे, 9 से कट जाएगी, अर्थात ये पूर्णतः 9 से विभाज्य है। अब आता है इसमें हमारा, आपके पास देखिए 2 4 8 हो गया, 3 और 9 हो गया। अब बचा हमारे पास 5 से विभाज्य। ये तो बड़ा ही आसान है, सब लोग जानते हैं। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य में क्या होना चाहिए कि जो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक ये तो 0 होगा या फिर 5 होगा। जैसे कोई भी ले लिया 3 2 5, 5 मिल गया, 5 से डिवाइड होगा। 3 2 5 6 0, अर्थात ये 5 से डिवाइड होगा। अब आता है 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य का नियम है। 6 से विभाज्य के नियम में आपको क्या करना है कि वो संख्या 6 के आप फैक्टर करिए तो 2 × 3, तो संख्या जो होगी हमारी 2 से भी कटनी चाहिए और साथ साथ में 3 से भी कटनी चाहिए, तो वो संख्या कहलाती है हमारी 6 से विभाज्य। जैसे इन्हीं में से कोई देख लीजिए, कोई भी संख्या आप देख लीजिए। जैसे हमने यही संख्या ले ली आपके 2 5 3 7 2। अब इसको हमें पता है ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 मिल गया, तो ये 2 से विभाज्य मान लिया कि ये 2 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 3 से विभाज्य।